निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। देश में मोदी ही मोदी, चारों तरफ मोदी की हवा है, लेकिन मोदी की ये हवा क्या उन्हें 7 RCR तक पहुंचा पाएगी? मोदी का तूफान क्या सारे विरोधियों को उड़ाने चला है? जो मोदी जनता से मांग रहे हैं, क्या जनता इस बार उनकी ये मुराद, ये सपने पूरा करने जा रही है? स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम। और मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या है? क्या तीसरी बार समर्थन देकर या लेकर कांग्रेस फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर तीसरा मोर्चा इस बार अपना असली दम दिखाएगा? इसी पर आज होगी चर्चा निष्कर्ष में, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहारा इंडिया उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विभाकर जी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, पूर्णिमा त्रिपाठी जी सीनियर सहायक संपादक फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप, और प्रोफेसर बद्री नारायण साहब जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के लखनऊ से प्रोफेसर अरविंद मोहन अर्थशास्त्री हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है। आइए देखें हर एक सेगमेंट पे आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि क्या पहले 272 और फिर 300 की बातें, क्या ये रियलिस्टिक है? मोदी का रथ पहुंच कहां रहा है? और दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि मोदी का रथ रोकने के लिए कांग्रेस के ऑल्टरनेटिव प्लान्स क्या हैं। मोदी को रोकने के लिए जो तमाम वैकल्पिक प्लान्स बनाए गए हैं, उनमें कितना दम है? और चौथे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि तीसरे मोर्चे की बात बार बार आती है, लेकिन बार बार उस पर कटाक्ष भी होते हैं कि तीसरा मोर्चा न है न हो सकता है कभी। इसमें क्या कोई दम इस वक्त नजर आता है? सरकार बनाने के लिए 543 में से 272 जरूरी हैं, और यहां तक पहुंचने के लिए यूपी और बिहार का अहम रोल है। मोदी को वाराणसी से उतारने का मकसद भी इसी में छिपा हुआ है। एक तो वो सीधे सीधे पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेंगे ऐसा समझा जा रहा है, और साथ ही बिहार की 40 सीटों पर भी वो अपना असर छोड़ेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? नरेंद्र मोदी की लहर से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनकी ये लहर कहां कहां चल रही है, और क्या ये लहर उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएगी? मोदी ने तो जनता से 300 सीटें मांगी है, लेकिन 272 का आंकड़ा मोदी को उस पीएम की कुर्सी तक पहुंचाएगा जिसका सपना वो सालों से देख रहे हैं। मोदी का हौसला दिनों दिन बढ़ता दिख रहा है। पहले पार्टी मिशन प्लस 272 सीटें जुटाने के लिए हाँफ रही थी, लेकिन अब उम्मीदों की मंजिल 300 तक पहुंच गई है। देश की गाड़ी गहरी खाई में पड़ी है, उसको बाहर निकालने के लिए ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। मुझे 300 कमल चाहिए, 300 कमल। पूरे देश भर में से 300 कमल वाली सरकार बने, हिमाचल के चारों कमल मिल जाए। मैं दावा करता हूं भाइयों, देश को मजबूत सरकार दूंगा। कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी और बिहार से तय होता है। यूपी और बिहार में 120 सीटें हैं। ये दोनों मोदी के रथ को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मोदी खुद वाराणसी से चुनाव मैदान में है, जिसका असर यूपी और पड़ोसी बिहार में देखा जा रहा है। बीजेपी 300 सीट जीतने की बात कर रही है। अगर मोदी के पक्ष में लहर है तो आंकड़ा 300 तक का हो सकता है। चुनावों की शुरुआत में ये बात होती थी कि एनडीए को कुल मिला के इतनी सीटें मिल जाएंगी कि सरकार बना ले। क्या 272 का जादुई आंकड़ा वो छू पाएंगे? और नरेंद्र मोदी तब 272 सीटें मांग रहे थे एनडीए के लिए। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते लहर चली, और वो लहर मोदी को भी समझ में आ रही है कि एक हवा है, एक लहर है, और वो कह रहे हैं कि उन्हें तो 300 कमल चाहिए। मतलब बीजेपी को 300 चाहिए, बाकी जो एलाइज आएंगे वो अलग हैं। वैसे एक बात, जितने एलाइज आएंगे, मतलब अगर 300 कमल आ गए और उसके साथ जितने एक्स्ट्रा हुए, तो कम से कम ये तो, इसके पीछे एक धारणा ये भी है कि पार्लियामेंट में जितना ज्यादा नंबर होगा वो एक उनको बेनिफिट तो देगा ही, उसके अलावा एक मैसेज भी जाएगा कि पॉलिटिकली अछूत नहीं है बीजेपी।
बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से बीजेपी चाह रही है, उनका एक एम तो ये है कि 272 या उससे ज्यादा की संख्या खुद अपने बल पे कर लें। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और बिल्कुल क्लियर है कि अगर उनको मेजॉरिटी आ जाती है, उसके बावजूद वो सारे अलाइज को न सिर्फ अपने साथ रखेंगे बल्कि उनको सरकार में शामिल रखेंगे। और ये परसेप्शन जो बना हुआ है कि अभी तक एक वोट से सरकार गिर जाती है और इनको कोई पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में कोई इनको मदद नहीं करता है, वो अछूत वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अगर 272 खुद अपने बलबूते पर ले आते हैं तो इन लोगों की जो इंपॉर्टेंस है या इन लोगों की जो बार्गेन करने की क्षमता है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन वही $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या 272 या उससे ऊपर का आंकड़ा पार कर सकते हैं। मुझे ये लगता है, अभी कल परसों में जो मुझे कुछ फीडबैक मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में खास करके बात करें, कल रात भी मेरी किसी से बात हो रही थी, वहां पे एक वरिष्ठ पत्रकार है, आज दिन में ही बात हुई, तो जिस तरह के संकेत उन्होंने दिए तो उससे मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि काफी अच्छा, जो शायद हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो ऐसा कर पाए। लेकिन वही शायद अभी बहुत बड़ा लगा हुआ है, वो शायद कितना सही होगा कितना गलत होगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में इनकी स्थिति उस तरह से जैसा लोग बता रहे हैं कि 50 सीट तकरीबन यूपी में ले आएंगे और 25 सीट वो ले आएंगे बिहार में, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मुझे नहीं लगता है कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में इनको किसी अलाइज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है इन दो राज्यों पे। इन दो राज्यों पे क्या होगा, अब अभी तक हम लोग ये मान रहे थे, मैं खुद ये मान रहा था दिनेश, कि शायद यूपी में 40 से ऊपर का आंकड़ा ना जाए। लेकिन कुछ सर्वे आज आए, कुछ इंटरनल बातें, कुछ और बहुत सारे ग्रुप ऑफ मीडिया ग्रुप के लोगों से बातचीत हुई, तो लोगों ने ये कहा कि सर इस बार जो चीजें हो रही हैं बहुत अजीब हो रही है। जैसे एक उदाहरण में दें कि मुझे एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने यह बताया कि उत्तर प्रदेश में दलित भी वो कहीं ना कहीं पोलराइज हो गया है वोट, और वो मायावती को ना जाकर मोदी को जा रहा है। यादव वोट के बारे में थोड़ा चेंज आया है, हाँ, मैं बात कर रहा हूं। हाँ, उसके बाद उसमें यह है कि यादव वोट में भी ये कहा जा रहा है कि वो यादव वोट भी कहीं ना कहीं पोलराइज हुआ है। मेरा अभी भी मानना है, जिस तरफ ये लोग इशारा कर रहे हैं, कि शायद वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन अगर ये अंडर करंट है, जैसे शायद हम नहीं देख पा रहे हैं, तब बहुत बड़ा फायदा होगा मोदी को। लेकिन ये मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि जरा बद्री साहब से पूछें, क्या ऐसा पोलराइजेशन मुमकिन है क्या? नहीं, मैंने हाँ, बद्री जी से कहा है, लिखा है, ये एक मीडिया मिथ क्रिएट किया जाने लगा वेस्टर्न यूपी के वोटिंग के बाद। अच्छा। कि दलित मायावती से अलग हो रहे हैं। वहां पर कुछ लोकल कारणों से अलीगढ़ में जाटों ने वोट नहीं दिया, कुछ छोटी दलित जातियों ने वोट नहीं दिया था क्योंकि उनकी नाराजगी अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर के थी। लेकिन अभी 2 घटनाएं हुई। अच्छा, उसके बाद मायावती ने अपने उस टारगेट ग्रुप को एड्रेस करना शुरू किया, लगातार उनका मीटिंग करना, उनको संबोधित करना, साथ साथ ये कहना कि भाई देखिए, आप दलित हो, आपके दरवाजे तो कोई वोट मांगने जाता नहीं, आप क्यों उसको वोट देने की बात सोच रहे हो। दूसरा ये हुआ है, ये कहना पड़ा, ये अपने आप में इंडिकेटर नहीं है। एक और बात हुई है, रामदेव के बयान के बाद भी बहुत ड्रेस्टिक चेंज हुआ है दलित मनोवृत्ति में। तो ये एक तो मिथ, मीडिया हमेशा गलत असेस करती है दलित कम्युनिटी को, एक तो मैं आपको बता दूं। और जर्नलिस्ट, क्षमा करिएगा, आप सभी जर्नलिस्ट एक बात कह लेने दीजिए, जर्नलिस्ट के ओपिनियन पर कभी भी चुनाव के वोट सीटों का निर्णय नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका हमेशा एक हवा के सबसे बड़े वो कहते हैं ना पैरोकार होते हैं, उसी को लेके आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये भी आपने जो ये बात कही, तो इसका जो हवा के रुख को भागने का जर्नलिस्ट के पास वो नहीं है अधिकार, वो नहीं समझ, नहीं अधिकार नहीं है, नहीं वो समझ नहीं सकता, उसकी उतनी पैनी नजर नहीं है, वो सोच नहीं है उसका। कहीं ना कहीं से राजनेता जो हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो ग्राउंड में काम करते हैं अलग अलग पार्टियों के, उनको सबसे ज्यादा समझ होती। आप जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई है कि रामदेव के बयान के बाद से कुछ हलकों में, दलितों के कुछ हलकों में ये सवाल उठे हैं कि क्या इन्होंने जो बोला है क्या वो सही बोला है, हमारा इससे कितना अपमान होता है। बट एक और चीज होती है जो आप भी जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, कि ये जब बात अभी चली है, जैसा दिनेश ने अभी ये सवाल उठाया था कि अगर मायावती को, हम इतने वर्षों से मायावती को देख रहे हैं, आपने हमसे ज्यादा शायद देखा है, करीब से देखा है, मायावती को कभी अपने दलित वोट बैंक को इस तरीके से एड्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आज तक उनको जरूरत नहीं पड़ी थी। उनको कहीं ना कहीं यह खतरा जरूर हुआ है कि सेंध लगा है और ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है कि हम फिर उनके पास। लेकिन इस बार विभाकर, इससे एक मैं ये जोड़ना चाहूंगी विभाकर, इस बार एक थ्योरी ये भी आ रही है कि
पहली बार मायावती को भी ये महसूस हो रहा है, इसलिए क्योंकि दलित ब्राह्मण का जो एक गठजोड़ था उसमें सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी लगातार उनको अलग करने की कोशिश कर रही है। और फिर दलित का जो अभी बद्री कह रहे थे कि वो क्या कहते हैं, आपने ये बात कही थी ना कि जर्नलिस्ट नहीं जानता, पर ये भी देखिए कि जर्नलिस्ट किससे जानेगा, क्योंकि दलित के बारे में हमेशा ये कहा जाता है और महसूस भी हम करते हैं, इलेक्शन के जो सेफोलॉजिस्ट रिजल्ट निकाल के देते हैं कि वोकल वो नहीं होते हैं बहुत। एक मैं इसमें जोड़ दूं जो आप कह रहे हैं ना कि मायावती को क्यों एड्रेस करना पड़ा। देखिए, ये अच्छी बात है कि मायावती अपना बैरोमीटर खुले रख रही है, नहीं तो वो कहती नहीं साहब हमारा तो बहुत नहीं, अच्छी और बुरे की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कौन सी चीजें क्या दिखाती हैं। नहीं दिनेश जी, वो जो खतरे की घंटी जो आप कह रहे हैं कि मायावती के उसमें बजी और उनको कहने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका शायद बैकग्राउंड दिल्ली असेंबली इलेक्शन से है, क्योंकि दिल्ली असेंबली इलेक्शन में जो आउटर स्कर्ट्स दिल्ली के सीटें हैं वहां पर दलितों ने बीएसपी का साथ नहीं दिया, छोड़ के वो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। तो इस चीज को शायद प्रीएम्प्ट करने के लिए मायावती पहले से ही तैयार थी। आज के सवाल का जो सारा जोड़ आपके प्रश्न का है कि बिहार और यूपी में जो फैजल साहब ने उसको एक्सप्लेन किया, इनको सीट ज्यादा है, तो बिहार यूपी की स्थिति बहुत कंफ्यूज्ड है अभी, मैं ये कहूंगा। लेकिन यूपी में क्या है, जो स्प्लिट आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे जादव घरों में भी यूथ कई बार मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोदी को वोट देने जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो नहीं करेगा। मैं ये बता रहा हूँ ब्राह्मणों की बात सुन लीजिए। ये 2007 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 2007 से पहले कभी नहीं थे ब्राह्मण उनके साथ। बिल्कुल, ब्राह्मण को उन्होंने जोड़ने की पूरी कोशिश की, 2007 में उनको रिजल्ट निकल गया। ये अगर हम मान के चलते हैं कि उनको सत्ता में सुख मिला, वो ब्राह्मण उनके साथ रहे, 2012 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ उन्होंने रुख कर लिया। अब ये लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद 2014 में चूंकि मुरली मनोहर जोशी को किनारे लगा दिया गया या और इस तरह की कोई बातें हो गई हैं, तो शायद ब्राह्मण उनकी तरफ। लेकिन एक बात बद्री साहब ने कही, देखिए एकेडमिशियंस को ज्यादा अंदाजा होता है शायद हवा का और ग्राउंड रियलिटीज का। हम चले, एक दूसरे एकेडमिशियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद साहब, इस बार जर्नलिस्ट कितना सही अंदाजा लगा रहे हैं या सच्चाई से कितने दूर हैं? यूपी में हवा क्या है? देखिए, मेरा असेसमेंट यह है कि बीजेपी को 40 के आसपास सीट मिलती दिख रही है, और ये जो 50 और 60 कहा जा रहा है इसकी संभावना मुझे कम लग रही है, लेकिन 40 के आसपास 35 से 40 जरूर मिलेंगी। और ये जो बात बद्री जी कह रहे हैं कि बीएसपी के वोट्स को अक्सर जो मीडिया है ये ठीक से आंकलन नहीं करता, मैं इस बात से एग्री करता हूं। और ये जो कहा जा रहा है कि एक बड़ा धड़ा स्विंग कर गया है बीएसपी से, इसका कोई लार्ज स्केल पर कोई अवे स्विंग हुआ है ये मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के अगर आप पिछले 2009 के इलेक्शन से तुलना करें तो 21 से बढ़कर के 35-40 जरूर हो रही है, तो लगभग दुगनी होती हुई सीटें दिख रही हैं। और इसका असर आपको दिखाई पड़ेगा बिहार में, इससे ज्यादा इंपैक्ट दिख रहा है। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पर देखेंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी 240 तक तो पहुंचती दिख रही है, लेकिन 240 से 272 पहुंचेगी ये अभी कहना बहुत स्पष्ट नहीं है। बिहार के बारे में मैं एक बात कह दूं, बिहार पे बात हो रही है कि बिहार में तो बहुत रिवर्स प्रक्रिया चल रही है। बिहार में अभी 2 सप्ताह में क्या हुआ है कि जो बैकवर्ड भी मोदी की तरफ जा रहे थे वो सब लौट के फिर आ गए हैं लालू यादव की तरफ। इवन जेडीयू के वोटर जहां पर देख रहे हैं कि हार रही है जेडीयू, वहां पर लालू को गेम तो सभी दे रहे हैं। वहां पर तो स्थिति ये होने जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी सेकंड हो जाए और आरजेडी फर्स्ट हो जाए। यही यूपी में नहीं हो रहा है, जो बिहार में हो रहा है। तो आप सोचिए आगे 240 का आंकड़ा भी पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। कि बद्री जी का जो असेसमेंट है बिहार को लेकर के, पहले अभी जब हम बिहार से लौटे तो ये स्थिति थी कि बीजेपी नंबर 1 और आरजेडी नंबर 2 थी, ये बिल्कुल, और जेडीयू एकदम बहुत नीचे जाके नंबर 3 पे थी, 3, 4, 5 सीटों के बाद। जब ये पूरा मैसेज गया है लोगों में तो उन लोगों ने कॉन्शियसली एक डिसीजन लग रहा है कि ऐसा लिया है, जो लास्ट इलेक्शन में भी दिखा कि ये जो जेडीयू का वोट था वो भी ट्रांसफर हो गया है आरजेडी कांग्रेस कंबाइन को। तो इसलिए ये दिक्कत हो गई है। जितने भी पोल आ रहे हैं वो सब यही आ रहे हैं कि सब पहले नंबर पे रहने वाली है लालू यादव की पार्टी, और उसके बाद नंबर 2 पे बीजेपी, और फिर उसके बाद जेडीयू को अभी भी तीसरे नंबर पर ही कर रहे हैं। चलिए, आप अगर मुझको अगर सिर्फ थोड़ा सा बात वक्त दे, चूंकि बिहार की बात हो रही है, बिहार मेरा हर तरीके से जन्मस्थल भी है, कर्मस्थल भी है, राजनीतिक स्थल भी रहा है। बिहार में लालू जब आए थे और उनके पास जिस तरह की अपार संभावनाएं थी, जिस ओबीसी क्लास की वो बात करते थे, और साथ में ये कहा जाता था एमवाई कॉम्बिनेशन उनका, उस एमवाई कॉम्बिनेशन के विक्ट्री के पीछे कोई एक दूसरा लार्जर ग्रुप अपर कास्ट का या फिर
अदर ओबीसी, नन यादव ओबीसी है, उनका चंक हुआ करता था। ये जिस तरीके से रूल वहां पे चला, और खास करके 2010 का चुनाव हुआ, उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनके कुछ यादव रह गए और कुछ मुसलमान उनके साथ रह गए, बाकी सारे लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो स्थिति हुई। वहां पे एक और भी बात है, क्योंकि वो दूसरा पक्ष भी जानना चाहिए। ये तो विभाग का थोड़ा लंबा हो रहा है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हमको एक रिपोर्ट भी लेनी है। वहां के जनता पीछे जाना नहीं चाहती, वो उस युग में, उस काल में, उन नेतृत्व में नहीं जाना चाह रही है। नहीं, लेकिन अभी ग्राउंड रियलिटी आपके भी हो सकते हैं, लेकिन इस पर हम आगे बढ़ाएंगे और हम ब्रेक भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक और रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, और उसके बाद उसके साथ साथ इसी बातचीत को हम जारी रखेंगे कि मोदी को रोकने के कांग्रेस के पास प्लान है, कई ऑल्टरनेटिव प्लान है। अगर एनडीए 220 के आसपास रुक गया, और ये एक बहुत बड़ा अगर है, और कांग्रेस की गाड़ी 100 से 140 के बीच पहुंच गई, तो ये प्लान कामयाब हो सकता है कि नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। कांग्रेस खेमे में घबराहट भी है और छटपटाहट भी। घबराहट के आलम में उम्मीदों का सहारा है। उम्मीद इस बात की कि एनडीए के लिए 272 से ऊपर जाना तभी मुमकिन होगा जब क्षेत्रीय जनाधार वाली पार्टियों के गढ़ों में जमकर सेंध लगे, और ये आसान नहीं होगा। लिहाजा अगर एनडीए का मीटर 220 के आसपास रुक गया और कांग्रेस की झोली में 100 से 140 के बीच का कोई आंकड़ा आ गया, तो रास्ते कई खुल जाएंगे। पहला और कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद रास्ता तो ये कि सीटें 120 से ज्यादा हों। ऐसे में 2004 जैसी कोई स्थिति बने जबकि एसपी, बीएसपी और लेफ्ट फ्रंट का समर्थन लेकर सरकार बनाई और 5 साल चला ली गई। दूसरा, लेकिन कुछ कम माफिक आने वाला रास्ता ये कि गैर एनडीए दलों को एकजुट कर उन्हें बाहर से समर्थन देकर सरकार बनवा दी जाए और मोदी के मंसूबों पर पानी फेर दिया जाए। और तीसरा रास्ता ये कि गैर एनडीए दलों के साथ खुद सरकार में शामिल होकर किसी और की अगुवाई वाली सरकार चलाने में मदद दी जाए। लेकिन ये तीसरा रास्ता सिर्फ मोदी को रोकने की मजबूरी में अपनाया गया रास्ता होगा, और वो भी इस जोखिम के बावजूद कि 127 साल पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी के रसूख में इससे जबरदस्त कमी भी आ सकती है। समय के लिए दिनेश गौतम। जब वो अकेले था। अरविंद साहब, अगर मंच से इस तरह की अपील मोदी करते हैं कि 300 कमल खिलने चाहिए, मुझे 300 कमल चाहिए, जिसने मन बना रखा है कि वो उन्हें वोट देने वाला है वो, और जिसने ये तय कर लिया है कि वो किसी भी सूरत में वोट नहीं देने वाला, इस तरह की बातों का दोनों पर ही कोई असर होता है क्या? देखिए, असर बिल्कुल है, क्योंकि जो फेंस सिटर है दोनों तरफ असर होगा। कुछ ऐसे लोग जो मोदी को रोकना चाह रहे हैं, वो वोटर्स, उनको लगेगा कि अब ये बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी सरकार बन रही है, वो और स्ट्रांगली वोट करेंगे, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और ये अगेंस्ट जाएगा मोदी के। दूसरा ऐसा ग्रुप होगा जिसको लग रहा होगा कि अगर मुझे मोदी को सपोर्ट करना चाहिए और उनकी क्लियर मेजॉरिटी आ रही है, वो भी वोट करने आएगा। सबसे बड़ा असर इसका ये होने जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज में आप इंक्रीज देखेंगे। दूसरा असर निश्चित तौर पर होगा कि बहुत सारे फेंस सिटर्स वो कन्वर्ट होंगे, और जब मैं फेंस सिटर्स कह रहा हूं तो मैं उन छोटी पार्टियों की बात कर रहा हूं, उन लोकल छत्रप्स की भी बात कर रहा हूं, जिनको अभी ये क्लियर नहीं है कि कल हमें कहां जाना है। तो पोस्ट इलेक्शन अलायंस इस इलेक्शन से पहले कुछ हो गए हो तो मुझे ताज्जुब नहीं है। कुछ पार्टियां, मेरी जानकारी में यह है, ऑलरेडी बीजेपी के संपर्क में है, जिनको लग रहा है कि सरकारों में इस तरीके की मोदी की सरकार बनने की संभावना है। तो एक तरीके का प्री पोल अलायंस है जो बाद में डिक्लेयर होगा। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा एडवांटेज यही होगा। अगर लेकिन यहाँ पे एक सवाल मैं इसी पर आपसे और पूछूंगी। आप ये जो कह रहे हैं इसकी बात चल रही है, लेकिन आप देखिए कितने फ्रंट मोदी खोल रहे हैं, और जो रीजनल छत्रप जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके गढ़ में जाकर चीरफाड़ जो कर रहे हैं, इसके बाद कितनी संभावना बचती है? 2 अलायंस को छोड़ के, नवीन पटनायक या फिर जयललिता, इनको छोड़ करके इस हालातों में जो जिस तरह की कहासुनी चल रही है, कौन पोस्ट पोल में नया आएगा? आपको किसकी संभावना लग रही है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने उठाई। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक, मुझे मोदी जी का जो इंटरव्यू था जो उन्होंने एएनआई को दिया वो याद आ रहा है, जहां उन्होंने कहा कि बुखार है, बुखार में लोग बड़बड़ाने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक चुनावी बुखार है, इसमें लोग बड़बड़ाने लगते हैं, इसका ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बात मोदी जी के लिए भी सही है, ये बाकी पार्टीज के लिए भी सही है। दूसरा, इसी पैनल में कभी किसी ने जिक्र किया था कि मेरठ में 2 लोग, शायद कुरैशी साहब ने जिक्र किया था, 2 लोग एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे थे, जाके बयानबाजी करते थे, एक दूसरे के खिलाफ हर तरीके की अनर्गल बातें करते थे, शाम को साथ में बैठ के खाते पीते थे। तो ये चुनाव में कौन क्या कह रहा है, इससे पोस्ट पोल अलायंस तय नहीं होंगे। इस बयानबाजी का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ये रियल पॉलिटिक्स पर होगा।
अपने इंडिविजुअल और म्यूचुअल इंटरेस्ट के आधार पर अलायंसेस होंगे। नहीं, लेकिन फिर ये फैंस हिटर किसकी चर्चा हो रही है? फैंस हिटर्स वो हैं जो दूसरे पार्टी के वोटर्स हैं। इसके पहले जो बात हो रही थी हम वो अधूरी थोड़ी सी छोड़ के आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल जो बिहार की बात हो रही है, बिहार में कास्ट कॉम्बिनेशन ऐसा है दिनेश जी कि हमेशा उसमें दो बड़ी जातियां, बड़े ग्रुप्स आपस में जब कंबाइन करते हैं तब वो विनिंग पोजीशन बनती है। और बीजेपी इसी वजह से अभी तक, जब तक उसने जेडीयू के साथ अलायंस नहीं किया था, कैप्चर नहीं कर पाई थी बिहार का जो मेजॉरिटी वोट शेयर है। अब चूंकि वो जेडीयू से अलग हो गई है और कांग्रेस आरजेडी का फिर से रिसर्जेंस हो गया है, तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि बीजेपी की कितनी सीटें बचती हैं, क्योंकि सिर्फ अपर कास्ट वोट किसी भी पार्टी को बिहार में नहीं जिता पाता है। ये एक सच्चाई है। और वो जो बैकवर्ड कास्ट वोट था वो स्प्लिट हो रहा है। जो जेडीयू का वोटर है वो शायद थोड़ा बहुत शिफ्ट होके वो बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा है, वो कांग्रेस आरजेडी की तरफ जाता दिख रहा है। और ये चीज हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, सिर्फ फिगर कि 2009 के इलेक्शन में बीजेपी जेडीयू कंबाइंड को 38% वोट आया था, और उस वक्त जब आरजेडी कांग्रेस अलग लड़े थे तो भी आरजेडी को 32% के आसपास वोट आया था। अभी उसके साथ कांग्रेस का अलायंस हो गया है। प्लस ये कि जो बैकवर्ड वोट का जो शिफ्ट है जिसकी तरफ पूर्णिमा इशारा कर रही है, वो क्लियर शिफ्ट दिख रहा है आरजेडी कांग्रेस कंबाइंड की तरफ। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा स्पेस बिहार में बच रहा है। ठीक है, सीट वो ले आएंगे, लेकिन ये कि 25 सीट के ऊपर आ जाए या 30, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मेरी ओपिनियन अलग है, क्योंकि अगर आप ये भी कहने को तैयार हो रहे हैं, अगर आप ये भी कहने को तैयार हो रहे हैं कि वो 20 सीट भी लेके आ सकता है बीजेपी, तो आप जो अभी आर्गुमेंट कर रहे हैं उस आर्गुमेंट के हिसाब से वो हो ही नहीं सकता है। वो तभी हो सकता है कि वो अपर कास्ट वोट के साथ साथ दलितों का जो पासवान के आने की वजह से उनको जो मिलने की संभावना है, जो कि दिख रहा है ग्राउंड पे कि उनको मिला है, और जो जिस नन यादव ओबीसी की बात होती है उसमें कुछ हद तक कुछ कंस्टिट्यूएंसी में नालंदा ऐड कर पाएंगे। एक सेकेंड, आपको एक चीज बता दूं, यादवों की संख्या पॉपुलेशन के हिसाब से भी 13% से ज्यादा बिहार में नहीं है। नन ओबीसी, नन यादव ओबीसी की जब आप बात करते हैं तो उनकी संख्या 34% के करीब है। ठीक है, या अपर कास्ट की बात करते हैं 14% है और वो 16% मुस्लिम्स। जी, अब स्थिति क्या है उसमें कि आप जिस बड़े कुर्मी वोट की बात होती है जिसको नीतीश कर रहे हैं, 4% उनका सिर्फ है। बाकी नन यादव, जिसको वो कहते हैं कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास की है, जिसमें क्वेरीज भी हैं और भी छोटी छोटी जातियां हैं, ये कहना चाहता हूं उनका शिफ्ट इस समय वहां उनका भी एक मुश्त शिफ्ट हो जाए, उनका हो गया है। बिहार को बिहार जो है, बिहार को 14% यादव वोट और 16% मुस्लिम वोट। बिहार में जो इस समय हो रहा है वो भी उतना ही आश्चर्यजनक है जितना मोदी लहर। पर मेरे क्या हो ख्याल से रहा थोड़ा है, आगे इस पे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हम बिहार और यूपी से थोड़ा आगे बढ़े तो हम मोदी ये बातें कहने दीजिए। जो एक बात मैं कहना चाहता हूं, वहां पर एक जो बड़ी साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रही है कि बैकवर्ड्स को लग रहा है, दलित और मुस्लिम तो यादव और मुस्लिम तो इकट्ठा ही है, अदर बैकवर्ड कास्ट को ये लग रहा है कि अगर बीजेपी आ गई तो सवर्ण डोमिनेंस बढ़ जाएगा फिर यहाँ, और ये फियर साइकोसिस उनको जोड़ रहा है। दलित की बात है, ये अहमद पटेल साहब का ये कहना कि हम बड़ी कंफर्टेबली फिर से सरकार बना रहे हैं, अलाइज आ रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर फिर से सरकार बना रहे हैं। पहले का बयान कि हम उसमें समर्थन देकर सरकार बना देंगे, और अब ये कि हम कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि कांग्रेस अपना, ये जो बिहार की हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस रिसर्जेंस वाले मोड में आ गई है, वो शायद उनको भी थोड़ा आभास हो गया है, क्योंकि यूपी और बिहार में इतना क्लीन स्वीप बीजेपी का नहीं हो रहा है। और जब तक यूपी और बिहार में ये बहुत संख्या में सीटें नहीं जीतेंगे, इनका वो आंकड़ा पहुंचता नहीं है। और ये शायद अहमद पटेल जी को समझ में आ गई है। नहीं, बद्री, लेकिन एक बात आपने देखा होगा कि सबसे स्पेसिफिक बात उस पूरे इंटरव्यू में अगर कोई है तो वो ये है जिसमें कि उन्होंने एक तरह से माना है कि नहीं आएंगी उनकी ज्यादा सीटें। तो वो कह रहे हैं कि अगर कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम तैयार हैं, और अलायंस को हम बाहर से भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इसमें एक बात ऐड कर दूं मैं, आज अहमद पटेल ने मुझे कॉल करके ये जो मैसेज इस बात का खंडन किया है। अलका, इसमें एक बात, तो मुझे आज अहमद पटेल साहब ने कॉल किया था अहमदाबाद में, और उन्होंने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में जो ये स्टोरी छपी है कि मैंने थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट को समर्थन देने की बात की है, मैं इसका पूरे तौर पर खंडन करता हूं। मैंने ये नहीं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी की? उन्होंने किया है, हमारे पास आ गया है। मैं स्पेसिफिकली इसका खंडन करता हूं कि आपको उन्होंने क्या किया, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। नहीं, उनका इंटरव्यू मैंने पूरा का पूरा सुना है, दैट इज रिकॉर्डेड। चलिए पहले एक बार कांग्रेस का एक वार ऑफ पोजीशन स्टोरी ले रहे हैं, मैं जान रहा हूं, जो हमेशा रहता है कि अगर कहीं से भी कमजोर पड़ेंगे, एक पोजीशनिंग है कांग्रेस की, और आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है और ये हमेशा रहेगी।
तो हम एंटी कॉम्युनल किसी भी सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। ये कांग्रेस हारे या जीते, शुरू से ये हमेशा से पॉलिशन, वार ऑफ पॉलिशन हमेशा सेफ साइड लेके चलने वाली मेंटालिटी है। अगर बातचीत में कोई ये बात कह दिया, ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि बीच चुनाव में एक ऐसा नेता कांग्रेस का जो 10 जन पर से बहुत क्लोज है, आप एलाइज को एक मैसेज दे रहे हैं। मेरी ये बात कह रहे हैं यूपीए 3 की जिस तरह से बयानों को तोड़ती मोड़ती है, उसका मैं भी भुक्तभोगी हूं, आप लोग भी भुक्तभोगी होंगे। कैसे उसमें से क्या निकाल लेती है क्या नहीं, और इनसे उन्होंने कहा नहीं। लेकिन एक बात ये बताइए एक सेकंड, और ये सवाल फैजल साहब से है। फैजल साहब, ये बात ठीक है कि उन्होंने कह दिया, ये क्लियर कर दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह का बयान उसी समय आता है जिसमें वो कहते हैं कि देखिए ये आज के गठबंधन युग में ये न तो व्यवहारिक है, इसमें आदर्शवादिता ज्यादा है, और ये कारगर भी नहीं है कि आप बाहर से किसी को समर्थन दें। मतलब ये हर एक तरह की बातों को टॉस किया जा रहा है कि जितने जिसके पकड़ने वाले हो वो पकड़ लें। ये बताइए दिनेश कि क्या ये सिर्फ कांग्रेस कर रही है? ये वो भी कर रहे हैं। आप एक तरफ तो जाकर के आप कैलकाटा में ये कह रहे हैं कि यहां किस तरह का काम हो रहा है, ममता बनर्जी भी वही कर रही है जो लेफ्ट ने किया। दूसरी तरफ आप फीलर भेज रहे हैं कि उनके साथ आपको अलायंस भी करना है। तो ये राजनीति में कोई नई चीज नहीं है। दूसरी बात, जो पूर्णिमा ने एक बात कही कि ये एक सेफ जोन में रहने वाली बात कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस का स्टेटेड स्टैंड है, नथिंग न्यू, कि अगर होगा तो हम सेक्युलर फ्रंट की गवर्नमेंट बनाएंगे या सेक्युलर कोई गवर्नमेंट पॉपअप करेंगे, इस पर भी कोई नहीं। लेकिन जिस बात पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया, जो जीयू पे भी सब जगह है, कि यूपीए 3 की गवर्नमेंट को हम ला रहे हैं, किसी तरह से भी आएगी या नहीं आएगी, ये उनका दावा है। हम लोग नहीं कह रहे हैं कि, लेकिन उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। और आज आप बहुत सारे, ये इंटरव्यू आज छपा है, लेकिन अब आप देखिए सारे न्यूज साइट्स पे, तो अब ये आ गया है कि उन्होंने इसका खंडन किया है। लेकिन मैं इस चीज पे सिर्फ 30 सेकंड लूंगा, सिर्फ इसलिए कि इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा और कल कोई आदमी अपने बयान से बदल जाता है, उसका अर्थ ये नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल, मैं इनको खास करके, चूंकि आपने मीडिया को बताया है, वो इसका अर्थ कतई नहीं होता है कि उसने तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। आपको होता है कि आपने पहले कोई बात कह भी दी और फिर कुछ लोगों से बात करके उसको टेक्निकली एक ब्रेक लेना पड़ेगा। इंटरव्यू मैंने सुना है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, हाजिर होते हैं, निष्कर्ष पर चर्चा जारी। इसलिए कह रहा हूं मैं आपको एक जमीन की जन्नत के दिलकश रंग, कुदरती हुस्न, सकाफत की तरंग, अहम मामलात पर अवाम की आवाज, रहन सहन का निराला अंदाज। देखिए रंगे कश्मीर हर जुमे को रात 9:30 बजे और इतवार को सुबह 10:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। आबादी के तनासुब के हिसाब से मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्या कहना है? क्या आपको जो मुआवजा दिया गया है वो आप तक मिला है, पहुंचा है? कभी भी इस सेक्टर कमेटी के रुपए मुसलमानों के हक में कभी भी लागू नहीं किया जाएगा। मदारिस के तलबा के ऊपर जो इल्जामात लगाए जाते हैं वो बेबुनियाद और बेहकीकत है। तो ये क्या इंसान इस दुनिया के अंदर इंसानियत है? जो मदद मिली है वो नोटिस, हमारी जरूरत है सरकार को, तो आप बताओ कि आपकी आवाज शनिचर की शाम 5:30 बजे और इतवार की दोपहर 12:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। भले ही समर्थन के सहारे 10 साल सरकार चला ली हो, लेकिन जब समर्थन देने की बारी आई तो इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने किसी भी सरकार को साल भर से ज्यादा वक्त चलने नहीं दिया। और ऐसे में मोदी को रोकने के प्लान में कितना दम है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये इतिहास जानकर कौन साथ आएगा, इस रिपोर्ट में देखते हैं।
आजादी के बाद सबसे ज्यादा वक्त तक शासन करने वाली पार्टी के लिए फिलहाल तो ये प्राथमिकता हो सकती है कि किसी भी सूरत में मोदी को रोका जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए अगर ये जरूरी हुआ कि गैर एनडीए दलों को बाहर से समर्थन देकर सरकार बनवाई जाए और मोदी को कुर्सी पर बैठने से रोक दिया जाए, तो हो सकता है ऐसी कोई सरकार वजूद में तो आ जाए, लेकिन उस सरकार पर हर घड़ी कांग्रेस के समर्थन हटा लेने की तलवार लटकती रहेगी। सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में बने रहने का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि किसी और को कुर्सी पर बैठे देखना हर घड़ी कचोटता है। इतिहास ने एक नहीं 4 बार देखा है कि कांग्रेस फौरी जरूरत के तहत अगर किसी को बाहर से समर्थन देकर गद्दी पर बिठा भी दे तो उसे साल भर भी सत्ता का सुख नहीं लेने देती। चरण सिंह हो, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा या फिर गुजराल, साल बीतने से पहले इन प्रधानमंत्रियों की कुर्सी के नीचे से कांग्रेस ने कालीन खींच ली। तजुर्बा यही कहता है कि मोदी को रोकने की बेकरारी में अगर कांग्रेस गैर एनडीए दलों को एकजुट कर बाहर से हाथ लगाकर सरकार बना भी दे तो बहुत दिनों तक बाहर बैठकर राजकाज चलते देखना उसे मंजूर नहीं होगा। एक अहम तथ्य ये भी है कि ऐसी किसी सरकार को वजूद में लाने के लिए वामपंथी भी पुरजोर कोशिश करते रहे हैं और ऐसा इस बार भी हो रहा है। उनको करना चाहिए, अगर सेक्युलर सरकार बननी है तो कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाए उसमें। लेकिन वो 2 सरकारें जिनमें वामपंथी भी शामिल थे, यूपीए 1 के वक्त न्यूक्लियर डील का घटनाक्रम और पश्चिम बंगाल से ढहा लाल किला ये बताता है कि आज के दौर में वामपंथी सोच और उसे साथ लेकर कारगर सरकार चला पाना व्यवहारिक नहीं रह गया। और इस दौरान भी आज चर्चा चल रही थी इन संभावनाओं पर और पूर्णिमा जी ने तो ये बताया कि ये संभावनाएं असीमित हैं, लेकिन उससे पहले बद्री साहब ये जब ये पता चलता है कि ये जो तीसरे मोर्चे कब गुब्बारा फूलता है और कभी इस तरह की कोई सरकार वजूद में आती है तो कांग्रेस के पास रिमोट होता है और उसको भी सुविधा और सलाहियत और टाइमिंग के हिसाब से गिराकर फिर खुद को सेंटर स्टेज में लाने की कोशिश होती है। क्या ये तजुर्बा होने के बावजूद ये जो शिगुफा छोड़ा जा रहा है कि हम किसी भी सूरत में इन फोर्सेस को रोकेंगे, ये एक बार फिर से बाय किया जाएगा? देखिए, तो शिगुफा क्यों कह रहे हैं हम लोग? ये भी एक संभावना है और संभावना जैसे मोदी संभावना है वैसे ये भी एक संभावना है, क्योंकि जयललिता कितना सीट ला रही है, आप देख रहे हैं ममता बनर्जी कितना ला रही है। तो कांग्रेस अगर इतना रोकना चाहती थी तो पहले बनाई है जो सरकारें, उसको चलने देते। उससे 5 साल पूरा इनको ये भी चिंता होती है कि जनता का इतना पैसा लगता है तो इसमें फिर दोबारा चुनाव नहीं होने चाहिए। ये राजनीति में चलने देते, इसीलिए शिगुफा कहा जा रहा है कि आपकी नीयत नहीं लग रही है वो चलाने। और कुछ दिनों पहले फैसल साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा था कि वॉर रूम में इस बात की चर्चा हो रही है कांग्रेस के कि 2015 की तैयारी कर लें। फैसल साहब, लेकिन इसमें बुरा क्या है? ना कहें मेरे ख्याल से जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। राजनीति में हर चीज सही है, इसलिए कोई पार्टी भी किसी पार्टी की सरकार 5 साल तक चला करके अपने को समाप्त नहीं करेगी। तो ये सियासी शिगुफा ही हुआ ना सर? ये सियासी नहीं है, ये ऊपर क्या, ये सियासी सूझबूझ। अरे भाई, जनता का सूझबूझ नहीं। दिनेश, मुझे आपकी बात पूरी करना। प्रॉब्लम क्या है, ये आप जो कह रहे हैं, आप शिगुफा वर्ड मैं भी नहीं यूज करना चाहूंगा। ये कहते हैं कि ये कोशिश है इनकी जो कई बार इन्होंने की और जनता ने उसको देखा है। या तो हम ये मान के चलें कि भारत की जनता इतनी बेवकूफ है जो कि ये पिछले 10 साल में जो कुछ भी हुआ है या उसके पहले जो 2.5 साल का हुआ था, जितने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, जिन लोगों ने उसको फेल किया, जो उम्मीदें बना के दी गई कि आप जाके सरकार चलाओगे और हमें कुछ दोगे, जिन लोगों ने किया, आप फिर उन्हीं के हाथ में अपनी तकदीर डालना चाहते हो। अगर जनता उस हिसाब से करती है वोट तब तो ठीक है, जो ये सोच रहे हैं उसकी संभावनाएं नहीं। लेकिन हम लोग हमेशा ये जानते हैं कि जनता जो है नहीं, आप पहले बताइए, आपसे सवाल बात तो पूरा कर लेंगे, तब आप बात कहीं और ले जाएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि एस्पिरेशंस का चुनाव है, कहते हैं ना, तो एस्पिरेशंस मोदी जी का है, वैसे ही इन क्षत्रपों का भी एस्पिरेशंस है और एस्पिरेशंस निगोशिएशंस को जन्म देता है। तो बहुत निगोशिएशंस होंगे इस बार की सरकार अगर बनती भी है थर्ड फ्रंट की, तो बहुत निगोशिएशंस होंगे और उन निगोशिएशंस वो ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार गिरा दीजिए और एक बार बना दीजिए। कांग्रेस खुद भी दबाव में है। कांग्रेस अपनी अभी केजरीवाल अगर खुद समर्थन नहीं खींचते, अभी खुद नहीं गिराते, तो कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी कह देने के लिए गिरा देंगे। कांग्रेस के सामने नैतिक चुनौती है, इस समय समस्या है, अगर वो ऐसा करेगी तो एक्सपोज होगी। वो थी 2014 के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के पहले की वो घटना थी, इसलिए थी। मेरे ख्याल से पूर्णिमा जी ने इस सेगमेंट में कुछ भी नहीं बोला है कि देखिए, एक बात यह है कि दबाव में है
और हर सिचुएशन, हर चुनाव के बाद एक नई स्थिति पैदा करती है, उसको पुराने से तुलना करना या क्योंकि इस वक्त उनके इंटरेस्ट एलाइज के अलग हो सकते हैं। नहीं, देखिए अलका जी, हम एक बात भूल रहे हैं कि हमारी फेडरल डेमोक्रेसी है। वी आर नॉट अ 2 पार्टी सिस्टम लाइक अमेरिका की सिर्फ 2 पार्टियों में से चुनना है। तो रीजनल पार्टीज को हम राइट ऑफ क्यों कर देते हैं? वो बहुत बड़ा और बहुत सिग्निफिकेंट चंक है हमारी डेमोक्रेसी का, जिसको कि आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। कितने भी मोदी जी कितने भी कमल की इच्छा कर ले, लेकिन वो बिल्कुल से हम मान लेंगे कि सपा है, बसपा है, आरजेडी है, उधर एआईएडीएमके है, वो बिल्कुल ही नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये गलत होगा। तो रीजनल एस्पिरेशंस का अपना एक रिफ्लेक्शन होता है और वो उसी रिफ्लेक्शन की वजह से ये सीटें लेके आती हैं। तो उनके साथ अगर कांग्रेस संभावनाएं देख रही है तो उसमें कोई बुराई एक चीज ऐड कर दूं सिर्फ कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अगर इस तरह से वोटर सोचे तो 150-180 सीट रीजनल पार्टीज को ना मिले, वो भी एक एस्पिरेशन है। लेकिन वो जब वोटर जब देता है अपना मत, तो वो नहीं, उसको नहीं पता होता कि पोस्ट में क्या होने वाला है। अभी ये बताएं कि हम कह रहे हैं कि रीजनल एस्पिरेशंस होती है, जो दल होते हैं उनकी अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, तो क्या ये जरूरी है कि वो पिछला इतिहास देखें? वो तो ये देखेंगे कि इस वक्त हमें मौका मिल रहा है, साल भर ही सही, लेकिन हम भी आ जाएंगे, हम भी सत्ता का सुख भोग लेंगे, अपना इंटरेस्ट हम फुलफिल कर लेंगे। तो इस संभावना से फिर इनकार नहीं किया जा सकता ना। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो रीजनल एस्पिरेशंस की हम बात कर रहे हैं, इस चुनाव में ये मीनिंगलेस है। इसलिए मीनिंगलेस है कि हिंदुस्तान में जो लोकसभा का आंकड़ा है, अगर हम ये भी मान लें कि 240 बीजेपी रहेगी, करीब 30 के करीब इंडिपेंडेंट होंगे, तो इसका मतलब है इसके बाद जो स्पेस आपका बच रहा है वो लगभग मुश्किल से 260-265 सीट का है। और जो डिस्कशन यहां हो रहा है उससे नहीं लग रहा कि कांग्रेस 120 के नीचे जाएगी। तो किसी भी अवस्था में जो थर्ड फ्रंट जिसको हम पॉसिबल कह रहे हैं वो 140-45 के ऊपर नहीं है। और इसमें जब आप देखते हैं कि लेफ्ट ममता एक साथ नहीं जाएंगे, जयललिता डीएमके एक साथ नहीं जाएंगे और मायावती मुलायम एक साथ नहीं जाएंगे। और इसमें यूपीए 2 मत देखिए, उस समय मायावती मुलायम इसलिए एक साथ थे क्योंकि एक के विड्रॉ करने से सरकार गिरती नहीं थी। यहां स्थिति बिल्कुल अलग होगी। इसका मतलब है कि ये जो 140 है, इसमें लगभग 70 कांग्रेस के साथ नहीं आ सकता है। तो ये मिला करके भी जो आंकड़ा है 210 के ऊपर नहीं जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि ये संभावना ही बेमानी, ये संभावना आंकड़ों के हिसाब से कहीं बनती नहीं है कि ऐसा हो सकता है। आपको लगता है कि या तो बीजेपी लेड होगी या कांग्रेस लेड होगी? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये सिर्फ एनडीए लेड हो सकती है, क्योंकि अगर 30-40 सीट का गैप होगा तो मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी को नए अलायंस ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत हो रही है। 30 तो इंडिपेंडेंट है, मैं मान के चल रहा हूं, उसमें से कम 22 ऐसे ही आ जाएंगे और बाकी अलायंस में रेस लगेगी कि कौन पहुंच जाता है। इनके कहने का मतलब ये है मिला करके अगर वो पोस्ट अलायंस 300, मतलब ये है कि रीजनल एस्पिरेशंस को खारिज नहीं किया जा सकता, खारिज मत कीजिए, लेकिन कम से कम वो इतना फ्रूटफुल नहीं होने वाला कि वो गवर्नमेंट बना ले और वो टिकाऊ भी हो जाए। नहीं, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। रीजनल एस्पिरेशंस है और रीजनल एस्पिरेशंस की वजह से ही रीजनल पार्टीज का और जिस छत्रप की हम लोग बात कहते हैं वो निकल के आए हैं। लेकिन ये निकल के किन लोगों ने लाया उनको? आम जनता जो उस प्रदेश की है, अलग अलग प्रदेशों की जनता ने लाया। ये जान रही है वो जनता, वो समझदार है कि केंद्र सरकार की भूमिका क्या होती है उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और राज्य सरकार की क्या होती है। ये चुनाव चूंकि केंद्र ये मुद्दों पे होने की बात होती है, तो वो कहते हैं भैया यहां पे क्षेत्रीय स्तर पे तो आप आएंगे, नीचे में बहन जी, जिसको अगर वो बीएसपी का सपोर्टर है, नीचे में बहन जी, ऊपर में उनको जो पसंद आता है। आज की तारीख में बोलते हैं ऊपर में मोदी जी। बिहार में भी कुछ इसी तरह की बात होती है। अगर आप चले जाए पश्चिम बंगाल में, ये हवा कुछ उसी तरह की है उन इलाकों में जहां पे आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से हो रही कि क्या उनको जरूरत पड़ेगी भी कि नहीं पड़ेगी। बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो आप ये कह रहे हैं कि इनको अलग अलग नहीं समझा जा रहा है बद्री साहब? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो परसेप्शन है जिसकी बात ये कह रहे हैं, मैं उससे डिसएग्री करता हूं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर ये चाहत है कि हमारे बीजू जनता दल के हमारा जो नेता है उसको क्यों नहीं बनाया गया, वो क्यों नहीं मोदी की तरह काम उसने भी किया है, उसको क्यों नहीं देखा जा रहा है। ये शिकायतें हैं, शिकायतें वो नहीं जो आप कह रहे हैं। आप लोग कह रहे हो एस्पिरेशंस को अगर आप नहीं समझ सकते, इसका मतलब आप एस्पिरेशन के ग्रामर को नहीं समझ रहे हैं। एस्पिरेशन का ग्रामर ये है कि भाई आपका एस्पिरेशन के ग्रामर पे नहीं, ये प्योर हम बोल लेने दीजिए, हमें बीच में हम बातें नहीं काटा करें, लेकिन हम डिसएग्री आप कर सकते हैं हमसे। एस्पिरेशंस जो होता है वो ये तार्किक नहीं होता कि भाई मोदी जी ऊपर के लिए बना दे और नीचे के लिए बना दे। वो होता है कि हमारे राज्य, हमारी एक स्टेट नेशनलिज्म है, जो क्षत्रियतावाद है, वो उभर के आई है। वो कहती है हमारे नेता को आगे बढ़ना चाहिए। मोदी ने काम किया, हमारे नेता ने भी काम किया, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है?
उसको क्यों नहीं आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं? गुजरात के लोग इसीलिए तो मोदी को चाह रहे थे कि वो आगे बढ़े। तो ये भी हो रहा है। तो इस चुनाव में आप जो कह रहे हैं ना, इतना ग्रामर नहीं है, इतना बढ़िया, वो एक तरह से कहते हैं ना, इतना वेल प्लान नहीं होती जनता का मन। पूर्णिमा जी के बाद फैसल साहब और आप दोनों एक चीज बेसिकली वो जो इग्नोर कर रहे हैं वो ये है, हर एक वोटर अपना पार्टिसिपेशन देखता है कि वो जो केक तैयार होगा सत्ता का, उसमें मेरा शेयर क्या होगा, व्हाट इज माय शेयर ऑफ द पाई। तो वो देख के ही लोग वोट डालेंगे और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो उसकी वजह से सारी मोदी की भक्ति में लोग हर चीज इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जोड़ना चाहता हूँ, बैलेंस ऑफ पावर। अब इनकी बारी। पूर्णिमा जो कह रही है उसमें एक बात जोड़ दूं, जो ये बात कही जा रही है कि लोगों में, जनता में इतनी समझदारी आ गई कि वो ये सोचते हैं कि नहीं, ऊपर स्टेट लेवल पे जयललिता हो या नीतीश कुमार हो, लेकिन नेशनल एस्पिरेशन जो है हमारा, उसको फुलफिल करने के लिए हमको मोदी को या बीजेपी को वोट देना। अगर इस एंगल को हम मान लें, तब तो इसका मतलब ये हम मान रहे हैं कि इन लोगों को कोई सीट ही नहीं आने वाली है। फिर तो पूरा वोट जो है पूरी की पूरी भाजपा स्वीप कर जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी में रीजनल एस्पिरेशन की जब आप बात कर रहे हैं, आप जिन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इस देश में 28 स्टेट्स हैं, 2 सीट और 1 सीट वाले भी हैं। अगर वहां के एस्पिरेशन के हिसाब से नागा पीपुल्स फ्रंट, मिजोरम के लोग अगर वो कहे कि हम एक जगह से जिता के भिजवाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री बना दे, कैन दे मेक इट? शायद नहीं। उनका रीजनल एस्पिरेशन है, वो चाहते हैं, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट चाहता है। यहाँ नंबर गेम ऐसे नहीं, यहाँ पर बैठकर हम उनकी स्ट्रेटेजी को नहीं तय कर सकते, वो क्या कर रहे हैं, हम लोग वही कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मायावती ने अभी कहा कि बैलेंस ऑफ पावर के लिए हमें वोट दीजिए। मायावती ने, इंपॉर्टेंट बात है। और वो ये वहां पर आपका तर्क नहीं चलेगा कि मोदी को नीचे मायावती ऊपर मोदी, नहीं कह रही, नहीं, आप हमें दीजिए, बैलेंस ऑफ पावर मैं करूंगी। तो हर नेता अपनी एक स्ट्रेटेजी के साथ अपने वोट बैंक को अपने साथ जोड़े हुए हैं, और यही इस डेमोक्रेसी की शक्ति है। अगर ये डेमोक्रेसी मोदी के रास्ते में चलेगी तो खत्म। डेमोक्रेसी की जो थ्योरेटिकल बातें उलझ रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो ये है कि रीजनल जो एस्पिरेशन विभाग, मेरे ख्याल से हम थोड़ा ज्यादा फ्री फॉर ऑल हो रहा है। मेरे ख्याल से हम डिस्कशन सब लोग सबकी बात सुन पाए, हमारे ऑडियंस। अरविंद, एक यहाँ पे एक बात ये हो रही है, एक थ्योरी ये भी है कि रीजनल जो एस्पिरेशंस हैं वो सिर्फ पार्टियों के नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों नेशनल स्तर पर हम मोदी को क्यों चुने, हम नवीन पटनायक को क्यों ना चुने, या हम जयललिता को प्रधानमंत्री बनने के लिए क्यों ना भेजें। स्टेट लेवल पर एक है और नेशनल लेवल पर कोई और है, ऐसा लोग नहीं सोचते। आप सहमत हैं इससे? देखिए, जब आप रीजनल एस्पिरेशंस की बात कह रहे हैं तो हमेशा सारे रीजनल एस्पिरेशन सिर्फ रीजनल पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है, सच नहीं है। बहुत सी जगहों पर कांग्रेस वो रीजनल एस्पिरेशंस रिप्रेजेंट कर रही होगी, बहुत सी जगह पर बीजेपी रिप्रेजेंट कर रही होगी, और बहुत सी जगह पर इनमें से कोई नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होगा। डेमोक्रेसी हमेशा पावर ग्रुप्स के बारे में है और प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। तो तमाम तरीके के प्रेशर ग्रुप्स इसीलिए हमें हिंदुस्तान में दिखाई पड़ते हैं। कभी कास्ट का प्रेशर ग्रुप दिखता है, कभी कम्युनिटी का दिखता है, कभी रिलीजन का दिखता है। तो ये बहुत फ्रैक्चर्ड है, और मैं नहीं मानता कि किसी भी एक स्टेट में सारे रीजनल एस्पिरेशन वहां की लोकल पार्टी एक सिंगल पार्टी रिप्रेजेंट करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये एक सेकंड, एक बात और अरविंद साहब कि इसमें ये जब आप ये कहते हैं कि एक मजबूत गवर्नमेंट की तरफ लोग सोच रहे हैं, तो वो क्या बैलेंस ऑफ पावर जिसका जिक्र अभी बद्री साहब कर रहे हैं, उस तरह की कोई सोच होती है कि दोनों ही तरफ मजबूती दिए रहो, वरना कोई एक ज्यादा मजबूत हो गया तो खतरनाक होगा, या जो हालात हैं उसमें किसी एक को डिसाइसिव बनाने के बारे में जनता सोचती है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप स्टेट इलेक्शन को और नेशनल इलेक्शन को कंपेयर करते हैं, तो उसी रीजनल पार्टी को, अगर आप यूपी का एग्जांपल ले लीजिए, सेम रीजनल पार्टी एसपी या बीएसपी, उसको 26 से 28% वोट मिले स्टेट इलेक्शन में। तुरंत ही जब नेशनल इलेक्शन हुआ तो जो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस या बीजेपी, उसके 18% वोट आमतौर पर आते हैं स्टेट इलेक्शन में। उसके बावजूद जब आप 2009 का इलेक्शन ही देख लीजिए, सीट कांग्रेस और बीजेपी की लगभग बीएसपी एसपी के बराबर हो जाती है। तो बिल्कुल डायनेमिक्स सिग्निफिकेंटली चेंज करती है स्टेट इलेक्शन में। मुझे लगता है लोकल इश्यूज बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, रीजनल एस्पिरेशन भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन नेशनल इलेक्शन में काफी फर्क दिखाई पड़ता है।
और वो इस इलेक्शन में भी दिखाई पड़ेगा। बहुत छोटे में, क्योंकि मैं बस एक सेंटेंस बोलना चाहूंगी। अभी फिलहाल लोग मजबूत सरकार के, वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। हम लोग बहुत फील्ड में घूम के आए हैं और लोग कह रहे हैं कि सरकार कितने साल चलती है, हमें उससे मतलब नहीं है। लोगों की अपनी वजहें हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें मजबूर सरकार चाहिए। शायद उनको लगता है कि उस तरह की सरकार पे उनका कंट्रोल ज्यादा होगा। मजबूत की बजाय मजबूर बदरी ये बात बार बार कहते रहे। अलका जी ब्रेक के लिए जाइए। जी छोटा सा ही ब्रेक लेंगे कि लेकिन इसके बाद ये क्या है कि तमाम तरह के एस्पिरेशंस हैं। फिर जो भी अलायंस बनाएगा वो इन अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स को साधेगा कैसे और सधेगा कौन, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय सच की पहचान। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय सच की पहचान। मुर्दा लहू मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज खोलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब जब होगी तफ्तीश। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। पहले देश की सियासत में सिर्फ कांग्रेस का डंका बोलता था। उसके बाद ये होने लगा कि एक दूसरी पार्टी भी है जो कांग्रेस को चुनौती दे रही है, और धीरे धीरे यही रीजनल एस्पिरेशंस जिनकी चर्चा हो रही है वो इस कदर आगे बढ़े कि फिर एक तीसरे मोर्चे की बात भी होने लगी। लेकिन ये तीसरा मोर्चा, इसकी चर्चा, इसका वजूद और इसका टिकाऊपन, इस सब पर सवाल लगे हुए हैं, सवालिया निशान है। देखिए रिपोर्ट। मोदी को रोकने के लिए कुछ भी करेगा। कांग्रेस बेशक इसी मूड और तेवर में नजर आ रही हो, लेकिन मोदी को इस बार कुर्सी में बैठने से रोकने के लिए कांग्रेस को कई खूबसूरत इत्तेफाकों की जरूरत होगी। और इन्हीं में से एक इत्तेफाक है कि तमाम गैर एनडीए दल एकजुट होकर सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 का आंकड़ा कांग्रेस के साथ मिलकर पार कर जाएं। कांग्रेस जब कहती है कि एनडीए के मुकाबले कांग्रेस के साथ किसी गठबंधन में सहयोगियों को सम्मान और आजादी ज्यादा मिलेगी, तब असल में उसकी कोशिश ऐसे ही किसी आंकड़े को जुटाकर एनडीए और मोदी को झटका देने की होती है। लेकिन क्या ऐसे दलों को एकजुट करना आसान होगा, खासतौर से तब जबकि हर क्षेत्रीय पार्टी के मुखिया का यही सपना है कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बने, और जो ऐसा समझते भी हैं कि अभी उनके लिए दिल्ली दूर है, वो सूबे की सियासत में ही सिमटे हुए हैं। गैर एनडीए सरकार बनाने के लिए जिन दलों को एक साथ लाने की चुनौती होगी, उनमें से कई राज्यों के अखाड़े में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते हैं। क्या नीतीश के साथ लालू, मुलायम के साथ माया, ममता के साथ वामपंथी और जया के साथ करुणानिधि कभी किसी एक कश्ती में सवार होंगे? और अगर ऐसा हो भी गया तो ये कितना टिकाऊ होगा? लिहाजा मोदी को लंगड़ी मारकर गैर एनडीए ताना बाना बुनकर सरकार बना ले जाना एक खूबसूरत सपना जरूर है, लेकिन इसका साकार होना नामुमकिन बेशक न हो, पर खासा मुश्किल जरूर है। समय के लिए हेमंत उपाध्याय। तो कुल मिलाकर आपने इस रिपोर्ट में देखा कि कितना मुश्किल है एक साथ लालू नीतीश को साधना, जयललिता और करुणानिधि को साधना, और इसी तरह के तमाम एग्जाम्पल हैं। कह सकते हैं पूर्णिमा जी बहुत मुश्किल है डगर पनघट की। नहीं, लेकिन मुश्किल है, लेकिन वो हो सकता है, ये हमने देखा है। यूपीए में हमने देखा, यूपीए 2 में मुलायम सिंह और मायावती कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन उसमें अरविंद ने एक इंपॉर्टेंट बात कही, वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। मुझे लगता है इंपॉर्टेंट इसलिए कि दोनों को पता था कि एक के हटने से सरकार नहीं गिरी। नहीं, वो सिचुएशन शायद अभी भी आ जाए कि किसी एक के हटने से दूसरा कोई दल हो जो उसको कॉम्पनसेट कर रहा हो, तो ये उतना मुश्किल नहीं होता है। पॉलिटिक्स में बहुत पॉसिबिलिटीज होती हैं, और ये जब इलेक्शन के बाद जब सीटें सामने आती हैं और रीजनल पार्टीज को भी
अपनी औकात उस वक्त पता चलती है कि एग्जैक्टली हम कितने पानी में हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत गिव एंड टेक में विश्वास करते हैं। लेकिन एक बात और है अरविंद साहब कि सिर्फ ये नाम कि मुलायम के साथ मायावती का नाम ले लिया जाए या करुणानिधि और या डीएमके को एक दूसरे के खिलाफ देखा जाए, इसके अलावा ये भी देखिए कि जब कभी इस तरीके के लोग साथ आते भी हैं, जैसे मुलायम और ममता के संदर्भ में बात लीजिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात कीजिए, वहां सब कुछ एक साथ तय किया जा रहा है और मन बनाया जा रहा है और वहीं हम यू टर्न भी देखते हैं। क्या यहां वो भरोसा, वो क्रेडिबिलिटी, वो ग्लू जो सत्ता में साथ दूर तक चलने के लिए जरूरी होती है, क्या उसकी भी कमी है थर्ड फ्रंट में? देखिए, उसकी बहुत सीरियस कमी है। एक तो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा इशू है और म्यूचुअल ट्रस्ट जो ममता और मुलायम सिंह के बीच में हुआ, उसके बाद ये ट्रस्ट और भी घटता हुआ दिख रहा है। साथ ही देखिए, जब आंकड़े ही आपके मिल करके कांग्रेस लीड करेगी, एक बार फिर भी संभावना है कि इनमें से कुछ दल बाहर से सपोर्ट कर दें, लेकिन जब इन्हीं में से कोई सरकार बना रहा होगा तो ये जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, इंडिविजुअल एस्पिरेशन है प्रधानमंत्री बनने का, ये बहुत बड़ा रोड़ा बन जाएगा। और तब एक कभी मायावती मुलायम को नहीं सपोर्ट कर पाएंगे, कभी ममता लेफ्ट को नहीं सपोर्ट कर पाएंगे, ये डिफरेंसेस बहुत शार्प हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो संभावना दिख रही है आंकड़ों के चलते, अगर वो सिर्फ 220 240 पहुंच सकती है कांग्रेस और थर्ड फ्रंट मिला करके, तो इस बात की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर संभावना सिर्फ दो रह जाती है, या तो एनडीए लेड गवर्नमेंट बनेगी, बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनेगी, या फिर कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनेगी। चलिए, ये जो थर्ड फ्रंट लेड गवर्नमेंट की संभावना है मुझे शून्य लगती है। लेकिन इसमें बद्री, आप बार बार फेंस सिटर की बात करते हैं, तो जिनको हम फेंस सिटर कहते हैं, जो बीजेपी नॉन कांग्रेस जो दल हैं, अब कांग्रेस अगर ये बात कहती है कि हमारे साथ आपके आने में हमारे गठबंधन में ज्यादा आजादी मिलेगी, आपको ज्यादा अधिकार मिलेंगे, तो सिर्फ इस बात को कह के फेंस सिटर को कांग्रेस अपने तरफ मोड़ सकती है? क्या सत्ता का लालच उससे बड़ा नहीं है? देखिए, एक बड़ा अच्छा शब्द का आपने इस्तेमाल किया, लालच। इस समय का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो लालच है, क्योंकि इस पूरे टाइम में लालच बहुत ग्रो किया है, पावर का जो लालच है, तो वो लालच ही बहुत सारी संभावनाओं को जो बनाती है। और जो जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी, एक तरफ संभावनाओं का खेल है, दूसरी तरफ विरुद्धों का सामंजस्य है। तो इसी लालच के कारण ये विरुद्धों का सामंजस्य भी बनता है, बहुत सारे अपोजिट्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और वो यही डेमोक्रेसी है कि भाई हम एक विरुद्ध, अपने विरुद्ध उसके साथ रहें। तो ये दोनों ही संभावनाएं हैं। मैं ये कभी भी ये रूल आउट नहीं करना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में या कांग्रेस के साथ से तीसरी पक्ष नहीं सामने आएगा। अगर हम इसको रूल आउट कर देंगे तो डेमोक्रेसी को हम वीकेंड कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि हम इन शक्तियों की संभावना। रूल आउट वाली बात नहीं है बद्री साहब। फैसल साहब, चर्चा इस बात पर हो रही है कि सबसे सशक्त और सबसे दुर्बल संभावना कौन सी है, और इसमें हर किसी को एक पायदान पे तो नहीं रखा जा सकता, और अगर एक पायदान पर नहीं रखा जा सकता तो किसी को यह कहना कि यह संभावना तो कम लग रही है या ये सबसे बड़ी संभावना लग रही है, क्या ये कहीं बायस्ड हो जाना है? उससे पहले दिनेश, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जब बात होती है संभावनाओं की और अलाइज की, तो हमेशा हम लोग ये बात करते हैं कि जयललिता और करुणानिधि एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे। पहले इस बात पे भी चर्चा कर लीजिए कि क्या आज जयललिता, जिनको शायद ये लग रहा है कि हो सकता है 6 पार्टियों का अलायंस करने के बाद मोदी जी उनके गढ़ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कुछ उनका वोट काटें, तो क्या ऐसे विरोधी के साथ वो आना चाहेंगी? क्या वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा करके, भाजपा की सरकार बनवा करके अपने को अपने राज्य में कमजोर करना चाहेंगे? इस संभावना पर भी बात कीजिए। एक दूसरी बात यह कि अगर प्रबल संभावनाओं की बात करें तो सारे लोग ये कह रहे हैं कि मेरा अपना नजरिया ये देखिए कि तीनों संभावनाएं प्रबल हैं। ये भी संभावना है कि यूपीए की सरकार बन जाए, ये भी संभावना है जिसको प्रबल कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन जाए, और इसकी भी संभावना है, जैसा प्रोफेसर बद्री ने कहा, कि आप संभावनाओं को ये ना करें। डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारा वीकेंड होता है, ये संभावना ही नहीं है, संभावनाओं ही का खेल है सियासत, और ये संभावना बिल्कुल जीवित है और बहुत तरह से प्रबल है कि तीसरे मोर्चे की भी सरकार बन जाए। विभाकर, यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि हम ये लंबा इतिहास ये भी देखते आए हैं कि सारी पार्टियां पहले कांग्रेस से ही जन्मी और कांग्रेस के विरोध से, लेकिन राज्यों में विरोध में है, यहां साथ में है। और अगर ऐसा हो जाए कि साथ आए तो आप घुसकर राज्य में उन्हें खदेड़ देंगे बाहर, तब तो इस केंद्र में साथ आती ही नहीं पार्टियां। मैं इसे थोड़ा पीछे, जब आपने बहुत अच्छी शुरुआत की, कांग्रेस से निकल के या कांग्रेस के विरोध पे जो जन्म ली है सरकार, जो पार्टियां, वो तो अपनी जगह पर है। जो वाम दल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सारे जितने लोग हैं, इनके खिलाफत रही है हमेशा से जनसंघ, आरएसएस और बीजेपी का। 1967 की बिहार की सरकार बनी थी, कांग्रेस को हरा के वहां पे संयुक्त सरकार बनी थी, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी मेंबर थे और जनसंघ के लोग भी मेंबर थे। ये दोनों ने मिलकर किया था। तो जो संभावनाओं की जो बात कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो ये मान के चलना कि
बीजेपी की तरफ या मोदी की तरफ लेकिन हाथ नहीं मिलाएगा। ये तो देखना पड़ेगा विभाकर साहब की संभावनाएं तो खैर क्रिकेट के संदर्भ में कही जाती हैं कि जब तक आखिरी गेंद आप न डाल लें तब तक ये नहीं तय हुआ कि मैच किसकी तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी ये तय हो जाता है कई बार कि मैच किसकी तरफ जा रहा है। और अगर सट्टा बाजार आप देखें जो क्रिकेट में भी बहुत सक्रिय है तो 45 पैसे का भाव नरेंद्र मोदी के लिए है, 6.5 रुपए का राहुल गांधी के लिए है और 500 रुपए का भाव अरविंद केजरीवाल के लिए। कुछ कहता है नहीं, देखिए संभावनाएं जहां तक है वो आज राजनीति में मेरे ख्याल से क्रिकेट से भी ज्यादा अनसर्टेनिटीज हो गई हैं। वो आईपीएल से भी एक कदम आगे बढ़ गया है आज की जो पॉलिटिक्स है। लेकिन जहां तक संभावनाओं का देखिए 89 में वीपी सिंह की सरकार कैसे बनी थी, एक तरफ से उसको लेफ्ट सपोर्ट कर रहा था, एक तरफ से बीजेपी सपोर्ट कर रहा था। तो जब वो हो सकता है तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो संभावनाओं से मत इनकार करिए। बिल्कुल मतलब कुल मिलाकर बदली ये तो हुआ कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका, क्योंकि हम जो संभावनाओं का डिस्कशन कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं कि सारी संभावनाएं देते हैं, लेकिन इसमें दरअसल एक पॉइंट ये भी है कि जो वोटर है वो तो ठगा सा रह जाएगा ना कि हमने किसको किसके विरुद्ध वोट दिया था और ये हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि ये संभावनाओं का खेल शब्द नहीं है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। ये संभावनाओं की कला है, खेल नहीं है। तो ये जो कला है, ये कला है ना, उस कला में कोई छला भी जाएगा तो ये असल में इस बात की भी कला है कि कब किस शब्द को आप शिगुफा मानते हैं और कब किसको कला, कब किसको आप लालच मानते हैं और कब किसको अवसर। लेकिन आइए अब निष्कर्ष की तरफ बढ़ें और आज का निष्कर्ष फैसल साहब से जानें। दिनेश, यही कहेंगे कि अभी पूरा मैदान खुला है, बाजियां बिछी हुई हैं, अभी कुछ कहना भी जल्दबाजी होगी। मुझे ये लगता है कि जिस तरह की पॉसिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटीज सारी खुली हैं। हो सकता है कि इनको 272 से नीचे सीट आए, जिसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद इनके साथ कौन कौन जाएगा। हमेशा हम लोग बात करते हैं एलाइज की, तो बहुत सारे एलाइज बाहर नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसे एलाइज नहीं है कि जो 40 सीट लेकर के आ जाए। तो मुझे ये लगता है कि अभी हम लोगों को देखना होगा कि आगे क्या होता है। बस मैं यही कहूंगा कि आगे देखिए होता है क्या। उनको अलाइज की जरूरत उनके हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 25 अलाई उनके पास ऑलरेडी हैं और उनको उम्मीद है अगर क्षेत्रवार देखने की बात करें कि आंध्र प्रदेश से उनको एक अलाई है, एक अलाई और उनको मिल सकता है। इनफैक्ट 2 अलाई वहां पे मिल सकते हैं। तमिलनाडु में उनके पास ऑलरेडी 5 अलाई हैं और जयललिता उनके साथ जुड़ सकती हैं, इससे कतई कोई इंकार नहीं कर सकता है। तो अलाइज को अपने तरफ खींचने की जो चुंबकीय शक्ति है वो निर्भर करता है कि उनके पास कितनी सीटें आती है। अगर वो 240-250 के आसपास है तो वो उनके पास आएंगे और अगर वो 200 के नीचे होते हैं तब उनको मुश्किल होगी। 200 एक बार उन्होंने क्रॉस कर लिया तो उनके पास। चलिए रिजल्ट के ऊपर जी अलका जी, मेरा तो मानना है कि पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेडफेलोज। तो राजनीति में तो कोई भी कभी किसी के साथ आ सकता है, जा सकता है। राजनीति खेली है पूरा संभावनाओं का, असीमित संभावनाएं हैं। आर्ट हम इसको ग्रेड करते हैं आर्ट है ना संभावनाओं को। चलिए बताइए। देखिए मैं तो एक कभी हमारे छात्र गांव में काम कर रहे थे तो वहां उनको एक शब्द सुनने को मिला कि भाई वोट तो सभी मांगते हैं, वो कह रहे वोट दे दीजिए, वोट दीजिए, चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन कोई वोट मांगने नहीं आ रहा है। तो मोदी जी ने वोट मांगा है लेकिन 300 कमल के रूप में। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर मांगी हुई मुराद पूरी हो जाए। भगवान के सामने अगर जनता भगवान है, कहते ही है कि भगवान है डेमोक्रेसी में, तो अगर उससे 100 मांगिएगा तो हो सकता है 1 दे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप, लेकिन कई बार भगवान उदार भी हो जाता है तो आप उस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते। अरविंद साहब के पास चले, टाइम नहीं है। अरविंद साहब, देखिए जो संभावनाएं दिख रही हैं, मुझे सिर्फ एक संभावना दिखती है, नए अलाइज के साथ एनडीए सरकार बनाएगा और नए अलाइज मिलने में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं दिख रही है। और नए अलाइज के साथ हो सकता है कि टोटल संख्या 300 क्रॉस करे, लेकिन सिर्फ नए अलाइज के साथ। मैं सिर्फ जो अभी इन्होंने बताया था कि 300 की उसने मांगा है, उन्होंने ही सिर्फ मांगा है, बाकी उनके विरोधियों ने मांगा ही नहीं है। बाकी कोई नहीं मांग रहा है, सिर्फ मोदी मांग रहे हैं। इसमें भी एक कटाक्ष। और आज बहुत कुछ बातें इस तेवर और इस आर्ट के साथ भी की गई हैं। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखें सियासत के आर्ट में कौन कितनी सीटें लाता है। फिलहाल इतना।